नमस्कार साथियों, सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग साइंस से संबंधित बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। तो कल की ही तरह आज फिर हम ऐसे ही आगे बढ़ने वाले हैं। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, खास कर एमपी टेट ग्रेड 2 के लिए और महिला सुपरवाइजर यानी कि महिला पर्यवेक्षक के लिए बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाला है टॉपिक। तो आइए बढ़ते हैं और आज हम लोग देखते हैं तरंग के बारे में हम लोग देखेंगे। आज हम लोग तरंग के बारे में देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तरंग तरंग क्या होती है? तरंग एक विक्षोभ हलचल है। तरंग क्या है? एक प्रकार का विक्षोभ या हलचल है जो पदार्थ के संचरण के बिना ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है, या एक प्रकार का यूं बोल दें कि एक प्रकार की हलचल है जो क्या काम करती है? पदार्थ के संचरण के बिना ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित करने का कार्य करती है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक को संचित करने का कार्य करती है। तरंग मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। अब आते हैं तरंग के टाइप्स की ओर, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम में पूछी जाती है तरंग के टाइप। तो देखिए जरा, यांत्रिक तरंगे जिसे हम अनुदैर्ध्य या व अनुप्रस्थ तरंगे के बोलते हैं। दूसरा है विद्युत चुंबकीय तरंगे। तीसरा है विद्युत चुंबकीय तरंगे या गैर यांत्रिक तरंगे। अब ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं या गैर यांत्रिक तरंगे हैं, ये निम्न प्रकार की होती हैं। आइए देखते हैं। ए टाइप से हैं गामा किरणें। सबसे अधिक आवृत्ति होती है गामा किरणें की, और प्रश्न आता है कि सबसे ज्यादा अधिक आवृत्ति कौन सी किरण की होती है? तो गामा किरण की जो आवृत्ति होती है वो सबसे ज्यादा होती है। प्रश्न आता है, ये जितना एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में से कम 3 नंबर के प्रश्न आपकी एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो गामा किरणें की जो आवृत्ति होती है वो सबसे अधिक होती है। प्रश्न ये कि यहीं से कंप्लीट होता है अपना। पी वाला है कि एक्स किरणें, सी है यूवी किरणें या अल्ट्रावायलेट किरणें, और डी है दृश्य प्रकाश किरणें। ई नंबर पर है आपके अवरक्त किरणें, और एफ नंबर पे लघु रेडियो तरंगे, और जी नंबर पे दीर्घ रेडियो तरंगे या निम्न आवृत्ति की किरणें। एक प्रश्न तो ये बन गया अपना कि अधिक आवृत्ति की किरण कौन सी है? तो गामा किरणें जो है अधिक आवृत्ति की किरण है। लेकिन दीर्घ रेडियो तरंगे की जो तरंग आवृत्ति होती है वो क्या होती है? तो निम्नतम आवृत्ति जिस भी तरंगे की होती है उसे बोलते हैं दीर्घ रेडियो तरंगे। दीर्घ रेडियो तरंगों की जो आवृत्ति है वो निम्न होती है, और सभी आवृत्ति के घटक क्रम इस प्रकार हैं। तो देखते हैं सभी आवृत्ति के जो घटक क्रम है वो। निम्न तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। निम्न जो तरंगे हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। तो वो कैसी तरंगे हैं? कैथोड किरणें हैं, केनाल किरणें हैं, अल्फा किरणें हैं, बीटा किरणें हैं, और ध्वनि किरणें हैं, परा ध्वनि किरणें हैं। तो ये सारे प्रश्न हैं, इसमें से हमें सिर्फ दो प्रश्न को ध्यान में रखना है कि सबसे निम्न आवृत्ति की तरंगे और सबसे उच्च आवृत्ति की तरंगे। तो सबसे निम्न आवृत्ति की तरंगे क्या है? तो सबसे निम्न आवृत्ति की तरंगे जो है वो आपकी गामा किरणें हैं, और सबसे सॉरी उच्च आवृत्ति की जो तरंगे हैं वो गामा किरणें हैं, और सबसे निम्नतम आवृत्ति की जो तरंगे हैं वो दीर्घ रेडियो तरंगे हैं। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पर हम लोग देखेंगे कि अनुदैर्ध्य तरंगे के बारे में प्रश्न आता है, और अनुदैर्ध्य तरंगे के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे के बारे में जानेंगे। इस तरंग में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में अनुदिश कंपन करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है? अनुदैर्ध्य जो तरंगे होती हैं, इस तरंग में जो माध्यम के जो कण हैं वो संचरण की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं। उसकी दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं। जैसे स्प्रिंग अथवा वायु में ध्वनि तरंग का संचरण अनुदैर्ध्य तरंग का एक उदाहरण है। आपको उदाहरण भी दिया है। प्रश्न आता है कि स्प्रिंग और वायु, स्प्रिंग में जो है कौन सा तरंग कौन सा तरंग माध्यम होता है? तो अनुदैर्ध्य तरंग जो है, अनुदैर्ध्य तरंग का जो उदाहरण है वो स्प्रिंग अथवा वायु में ध्वनि तरंग का संचरण। स्प्रिंग में और वायु में ध्वनि तरंग का संचरण होता है, वो अनुदैर्ध्य तरंग के एक प्रकार का उदाहरण है। अब आता है आपके अनुप्रस्थ तरंगे। तो अनुप्रस्थ तरंग के बारे में जानेंगे। इस तरंग में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, इसमें माध्यम के जो कण है वो उसके अनुदिश कार्य करते हैं, और अनुप्रस्थ में क्या होता है? लंबवत कार्य करते हैं। अनुप्रस्थ में क्या होता है? लंबवत कार्य करते हैं।
आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे। किसी तनी हुई रस्सी में उत्पन्न कंपन और जल में उत्पन्न लहरें अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण भी आपको दिए गए हैं कि किसी तनी हुई रस्सी में कंपन उत्पन्न और जल में उत्पन्न लहरें जो हैं वो किसके उदाहरण हैं? वो हैं आपके अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण हैं। अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण हैं। दोस्तों अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, और अभी तक जिसने लाइक नहीं किया लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। अगला टॉपिक आता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। उसे वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं और निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। अगला पॉइंट देखिए, लघु रेखा तरंगे एक्स किरणें आदि विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण हैं। देखिए एक टॉपिक है और टॉपिक की एक डेफिनेशन है और डेफिनेशन का जस्ट बाद एक उदाहरण है। कहने का तात्पर्य यह है कि इतना सटीक कंटेंट आपको मिलने वाला है जो कि प्रत्येक एग्जाम में काम आएगा। कि लघु रेडियो तरंगे एक्स किरणें आदि विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण के हैं। निर्वात में ये तरंगे प्रकाश की चाल से चलती हैं। अब ये पॉइंट भी आपको नोट करना है कि निर्वात में ये जो तरंगे हैं ये प्रकाश की चाल से चलती हैं। आइए देखते हैं अगली तरंगे यानी कि ध्वनि तरंग के बारे में पढ़ेंगे। ध्वनि तरंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ध्वनि तरंग जो है वो ध्वनि तरंगे यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं। ध्वनि तरंग जो होती है वो क्या होती है? एक प्रकार की यांत्रिक ध्वनि तरंग होती हैं। अपनी आवृत्ति सीमा के आधार पर ध्वनि तरंगों को निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। अब आते हैं आपके ध्वनि तरंग के टाइप्स, जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से आपसे 1 या 2 नंबर के प्रश्न इस चैप्टर से मिलने वाले हैं। इस एक छोटे से पैराग्राफ से आपको 1 या 2 नंबर के प्रश्न आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं। तो देखते हैं ध्वनि तरंग के बारे में और बढ़ते हैं कि ध्वनि तरंग जो है ध्वनि तरंग जो है 20 से 20,000 तक की ध्वनि तरंगों का को श्रव्य तरंगे कहते हैं। प्रश्न आता है कि श्रव्य तरंग का प्रास क्या होता है? श्रव्य तरंग का प्रास क्या होता है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की जो भी तरंगे हैं वो श्रव्य तरंग के अंतर्गत आता है, जिसे हम सुन सकते हैं। जिसे हम क्या कर सकते हैं? जिसे हम सुन सकते हैं। और 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की जो ध्वनि तरंगे हैं इनको इंफ्रासोनिक तरंगे इनको इंफ्रासोनिक तरंगे कहते हैं। अगला आता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंग को पराध्वनि तरंगे कहते हैं। पराध्वनि तरंगे कहते हैं। एक होती है श्रव्य तरंगे, एक होती अवश्रव्य तरंगे, एक होती पराश्रव्य तरंगे। तो ध्वनि तरंग पराध्वनि तरंग का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने, कपड़े और मशीनों के भागों, कारखानों की चिमनियों से बचे लैंप को साफ करने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंग का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो पराध्वनि तरंग है उसके ऊपर इस पॉइंट से आपको एग्जाम में प्रश्न बनने वाले हैं। बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट तरंगे हैं। तो देखते हैं कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो तरंगे हैं उसे बोलते हैं श्रव्य तरंगे। और 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की जो तरंगे होती है ना इसको बोलते हैं अवश्रव्य तरंगे। क्या बोलते हैं? अवश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगे बोलते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से लेकर आवृत्ति की जो तरंगे होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की जो तरंगे होती है उसे बोलते हैं पराध्वनि तरंगे। इन पराध्वनि तरंग के जो उपयोग है ना ये समुद्र की गहराई मापने में, कपड़े और मशीनों के भागों, कारखानों से चिमने बचे लैंप को साफ करने में, जहां जहां भी आपने देखा होगा कि जहां जहां भी नलीकार नलीकार उंगलियां जैसे आकृति आपको मिलती है उसको साफ करने के लिए पराध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल को देखेंगे। प्रकाश की चाल जो है वो क्या होती है? तो प्रकाश की चाल है ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में अधिकतम और गैस माध्यम में न्यूनतम होती है। ध्वनि की जो चाल है ध्वनि की जो चाल है वो ठोस माध्यम में अधिकतम होती है, लेकिन गैस माध्यम में न्यूनतम होती है। ये रहा आपका पहला पॉइंट। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। ध्वनि तरंग के माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर तरंग की चाल और तरंग दैर्घ्य परिवर्तित हो जाती है, लेकिन तरंग की आवृत्ति समान रहती है।
तरंग की जो आवृत्ति है वो क्या होती है, समान रहती है। ध्वनि की चाल दाब बढ़ाने अथवा घटाने पर अपरिवर्तित रहती है। पॉइंट नोट कर कीजिएगा कि ध्वनि की जो चाल है दाब बढ़ाने अथवा घटाने पर क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। ध्वनि की चाल माध्यम के ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। जो ध्वनि की जो चाल है वो कब बढ़ती है, जब हम माध्यम का ताप बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तब ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। फिर ध्वनि की चाल शुष्क वायु की तुलना में नम वायु में अधिक होती है। ध्वनि की जो चाल है वो शुष्क वायु की तुलना में नम वायु में अधिक होती है, क्योंकि नम वायु का घनत्व जो है वो शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है। पॉइंट को ध्यान से पढ़ना, एक बार समझ में नहीं आया दो बार पढ़ना, लेकिन बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला अगला हेडिंग आता है आपका, जो कि बहुत ही शानदार है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, कि अनुनाद। अनुनाद क्या है? तो अनुनाद जो है ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण ध्वनि तरंग का पुनः सुनाई देना ही अनुनाद कहलाता है। तीव्रता क्या है, तीव्रता की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अनुनाद को आप लोगों ने, जैसे हम जब कोई किसी ज्यादा खंडर मकान में जाते हैं या मंदिर में जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि हम एक बार जय श्री कृष्णा बोलते हैं और डबल से अपने को रिपीट आवाज पुनः सुनाई देती है, वही अनुनाद है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ध्वनि तरंगों में परावर्तन के कारण ध्वनि तरंग का पुनः सुनाई देना क्या कहलाता है, अनुनाद कहलाता है। बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। तो तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे। किसी स्रोत के एक इकाई क्षेत्र से इकाई समय में संचरित ऊर्जा की मात्रा तरंग की तीव्रता कहलाती है। किसी स्रोत के एक इकाई क्षेत्र से इकाई समय में संचित ऊर्जा की जो मात्रा है वो उसकी तीव्रता कहलाती है, वो उसकी डेंसिटी या तीव्रता कहलाती है। अब आता है आपका पिच। तरंग की आवृत्ति की अनुभूतियों की को प्रायः तरंग की पिच के नाम से जाना जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि तरंग की जो आवृत्ति है और जब हम उसको हम अनुभूत करते हैं, अनुभव करते हैं, तो प्रायः तरंग की उसको पिच के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सोनार बहुत मस्त और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सोनार। सोनार इसका पूरा नाम साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग से है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग से है। इसका प्रयोग समुद्र की गहराई मापने में, दुश्मनों की पनडुब्बियों की स्थिति का पता लगाने में और जहाज में दरार का पता लगाने में किया जाता है। बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सोनार का जो उपयोग है वो समुद्र की गहराई मापने में, दुश्मनों की पनडुब्बियों की स्थिति का पता लगाने में और जहाज में दरार अगर पड़ जाती है तो उसका पता लगाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला टॉपिक आता है डापलर प्रभाव। डापलर प्रभाव जो है, यदि ध्वनि स्रोत और श्रोता के मध्य सापेक्षिक गति होती है तो श्रोता को एक आभासी आवृत्ति सुनाई देती है जो स्रोत से उत्पन्न वास्तविक आवृत्ति से भिन्न होती है, यानी कि वास्तविक आवृत्ति से अलग होती है। यह प्रभाव ही डापलर प्रभाव कहलाता है। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, एक बार और ध्यान से देखना। यदि ध्वनि स्रोत और श्रोता के मध्य सापेक्षिक गति होती है तो श्रोता को एक आभासी आवाज या आभासी आवृत्ति सुनाई देती है जो स्रोत से उत्पन्न वास्तविक आवृत्ति से बहुत ज्यादा अलग होती है। यही क्या कहलाता है, डापलर प्रभाव कहलाता है। और ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आने वाला टॉपिक यानी कि प्रकाश यानी कि लाइट, प्रकाश यानी कि लाइट इतना मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुत ही शानदार है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश जो है वो ऊर्जा का क्या है, एक रूप है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के माध्यम के रूप में संचरण करता है। जो किसके माध्यम में संचरण करता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरण करता है। और विकिरण के कारण ही आप कुछ देखने में सक्षम हो पाते हैं। इसकी चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये ऊर्जा का एक रूप है, यह अनुप्रस्थ तरंगे हैं। प्रश्न आता है कि जो विकिरण के कारण कुछ कुछ देखने में सक्षम हो पाते हैं, इसकी जो आवृत्ति होती है, प्रकाश की आवृत्ति होती है 3.10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और ये एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है। और ये प्रकाश जो है क्या है, एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंगे हैं। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंगे हैं।
अगला पॉइंट है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को जब पहुंचा जाता है या पहुंचता है तो 8 मिनट और 19 सेकंड का समय लगता है, तथा चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश की प्रकाश को धरती तक पहुंचने में 1.28 सेकेंड का समय लगता है। 1.28 सेकेंड का समय लगता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को धरती पर जब पहुंचता है तो 1.28 सेकेंड का समय लगता है। बहुत ही शानदार और जानदार क्लास होने वाली है। सिर्फ आपका साथ चाहिए। आइए देखते हैं अगला टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन से बहुत सारे प्रश्न हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे और मिलते ही आ रहे हैं। जब प्रकाश की कोई किरण दो अलग माध्यम में पृथक करने वाली सीमा पर आपतित होती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब कोई प्रकाश की किरण आती है और एक माध्यम से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अगला है समतल दर्पण से परावर्तन। समतल दर्पण से कैसे परावर्तन होता है? यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर v चाल से गति कर रही है तो दर्पण के सापेक्ष इसकी गति 2v होगी। दर्पण के सापेक्ष जो इसकी गति होगी वो 2v होगी। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। समतल दर्पण में अपनी पूरी छाया देखने के लिए व्यक्ति को अपनी लंबाई के आधे दर्पण की आवश्यकता होती है। अगर समतल दर्पण है और अपनी पूरी छाया देखना है तो व्यक्ति की जो लंबाई होती है उसका आधी की आवश्यकता होती है। आइए देखते हैं अगला, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण द्वारा बिना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है, सीधा और छोटा होता है। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं कि उत्तल दर्पण के ऊपर कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है कि उल्टा बनता है। इस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। अवतल द्वारा बना प्रतिबिंब प्राय वास्तविक और छोटा होता है। अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? वास्तविक होता है और छोटा होता है। वास्तविक होता है और छोटा होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। दर्पण के अवतल दर्पण के प्रयोग। अवतल दर्पण के प्रयोग के बारे में हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण का जो प्रयोग है वो शेविंग दर्पण के रूप में होता है। शेविंग दर्पण के रूप में होता है। गाड़ियों के हेडलाइट में, सर्च लाइट में, गाड़ियों की हेडलाइटों में भी इस प्रकार का दर्पण होता है। और डॉक्टरों द्वारा ऑप्थेल्मोस्कोप में आंख नाक कान की जांच में होता है। यानी कि डॉक्टर के बाद जो बैटरी होती है उसमें जो कांच उपयोग होता है वो अवतल दर्पण ही उपयोग में होता है। आइए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे कि जो उत्तल दर्पण है उसके उपयोग क्या क्या हैं। तो देख रहे हैं, गाड़ियों में पीछे देखने के लिए दर्पण के रूप में, क्योंकि इसमें पीछे का दर्पण काफी क्षेत्र आ जाता है और वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होता है, यानी कि जो गाड़ी का साइड मिरर होता है उसका उपयोग उत्तल दर्पण के रूप में किया जाता है। साइड मिरर में जो दर्पण यूज होता है, गाड़ी की जो साइड मिरर में दर्पण का जो यूज होता है वो उसमें होता है उत्तल दर्पण। और सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप जो होता है उसमें भी उत्तल दर्पण होता है। सोडियम रिफ्लेक्टर जो लैंप होता है उसमें भी उत्तल दर्पण होता है। प्रकाश का अपवर्तन। अगला टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो करने के दौरान उसका अपने मार्ग से थोड़ा झुक जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जब कोई प्रकाश की किरण है किसी माध्यम में प्रवेश करती है और वो अपने मार्ग से थोड़ा सा झुक जाती है, थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है उसमें, तो उसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं उसे? प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति और कला अपरिवर्तित रहती है, लेकिन उसकी तरंगदैर्घ्य और गति परिवर्तित हो जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं।
प्रश्न बनता है कि वायुमंडल में जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? तो वो अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण के बारे में इतना ज्यादा एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि जो क्रांतिक कोण है, सघन माध्यम में आपतित कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तित कोण 90 डिग्री हो जाए, उसे बोलते हैं क्रांतिक कोण। अगला आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से प्रश्न बनते आ रहे हैं। हीरे का चमकना, मिराज और लुमिंग, पानी के बुलबुलों का चमकना और प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण हैं। ये उदाहरण यानी कि ये जो एक लाइन है, ये एक लाइन आपका 1 या 2 नंबर की लाइन है और एग्जाम में हमेशा किसी भी एग्जाम में पूछी जाने वाली है। तो आइए देखते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है? तो किसी लेंस की क्षमता उसकी किसी किरणों को विचलित करने की क्षमता है। इसकी माप फोकस दूरी के व्युत्क्रम में की जाती है। लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक है वो डायोप्टर है। मोस्ट 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 पॉइंट है कि लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? तो लेंस की क्षमता को मापा जाता है डायोप्टर में। डायोप्टर को आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा। डायोप्टर बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। अगला आता है प्रकाश। प्रकाश के बारे में देखेंगे। प्रकाश के बारे में देखेंगे। जो प्रकाश जो होता है, प्रकाश से जो प्रश्न बन रहे हैं आजकल, जैसे रंगों के बारे में प्रश्न बन रहे हैं कि कौन कौन से रंग होते हैं, प्राथमिक रंग। तो प्रकाश जो है, प्राथमिक रंग के बारे में देखते हैं। नीला, लाल और हरा, ये तीन जो है प्राथमिक रंग है, आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। द्वितीय रंग जो होते हैं, दो प्राथमिक रंगों को मिलाकर बनाए गए रंग, यानी कि पूरक रंग। कोई भी दो रंग जो मिलकर अलग रंग बनते हैं, पूरक रंग सफेद रंग बनाते हैं। दो अलग अलग रंग मिलकर अगर सफेद रंग बनाते हैं उसे बोलते हैं पूरक रंग। और द्वितीय रंग किसे बोलते हैं? दो प्राथमिक रंगों को मिलाकर बनाए गए जो रंग होते हैं उसे बोलते हैं द्वितीय रंग। द्वितीय रंग और प्राथमिक रंग जो है मुख्य रूप से नीला, लाल और हरा प्राथमिक रंग के रूप में जाने जाते हैं। प्रकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, यानी कि आकाश का जो नीला रंग होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रश्न आता है कि आकाश का नीला रंग किस कारण होता है? तो आकाश का जो नीला रंग होता है वो प्रकीर्णन के कारण होता है। उगते और डूबते सूर्य का बेहतरीन लाल रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो पॉइंट है ये बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट है कि प्रश्न आता है कि शाम को समय जब सूर्य डूबता है या सूर्य उदय होता है, तो उसका जो लाल रंग जो होता है वो किस कारण होता है? वो होता है प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण होता है। अब हम इस सेशन को यही समाप्त करेंगे और आगे से भी इसी प्रकार से प्रश्न आते रहेंगे। और फिर से मैं आशा करता हूं कि आपको अगर टॉपिक अच्छा लगा हो, आपकी अगर कोई रिकमेंडेड हो, तो मुझे कमेंट्स करें और बताइए कि मैं और कौन से टॉपिक ला सकता हूं। और आज फिर हम लोग जो पढ़े पढ़े हैं ये बहुत ही आने वाली प्रत्येक एग्जाम, जैसे कि एमपी टेट, ग्रेड 2, महिला सुपरवाइजर, महिला सुपरवाइजर और आने वाली प्रत्येक एग्जाम में इतने मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की दबा को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पर्याप्त समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।